Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 25th of May 2024. So first of all, here we are talking about the telecom revenue and how it may fall short by 10,000 crores. So the major point in this article is regarding the spectrum that is installed for 4G, 5G and every type of signal that we are receiving. तो टेक्निकलिटी वाले पार्ट पे 1.64 ट्रिलियन रिवाइवल पैकेज was there in 2022 and 89 more than 89,000 crores in 2023. तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात करते हैं हम कि क्या होता है, तो बेसिकली जो टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनीज हैं, हमारी ऑपरेटर्स हैं, जो उसको जो प्रॉफिट होता है टेलीकम्युनिकेशन वाले सर्विसेज प्रोवाइड करके, एंड जो नॉन टेलीकॉम सर्विसेज होते हैं जैसे इंटरनेट की इंटरेस्ट की अर्निंग हो गई या फंड हो गया, डिविडेंड में जो इंक्रीजेस हुए वो हो गए, वो सब हमारे एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू के अंदर आते हैं. तो बीएसएनएल की यहाँ पे बात हो रही है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है. नेक्स्ट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ the RBI has will be infusing 7.75 trillion liquidity via 9 VRR auctions. तो VRR की यहाँ पे बात करते हैं तो VRR stands for variable rate repo. एंड वेरिएबल रेट रेपो की अगर हम बात करें, वेरिएबल रेट रेपो की अगर बात करते हैं तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक हमारे हैं जिसमें आरबीआई आ जाता है, वो कैसे लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, तो ये इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है. अगर वेरिएबल वेरिएबल रेट रेपो की बात करते हैं तो इसमें देख लेते हैं एक बार. लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल की तरह इसको यूज किया जाता है फाइनेंस के अंदर. The 1.25 trillion at the VRR auction was held in the Friday. जो लाइबिलिटी है बैंक्स की, सो मेजर यहाँ पे था हमारे लिए VRR, दैट इज वेरिएबल रेट रेपो. Then next we are talking about थाने केमिकल यूनिट जिसमें एक्सप्लोजन हुआ. जो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल और केमिकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी हमने देखा था 1984 के अंदर. इसके अलावा ऑयल डिपोट फायर जो हुई थी 2009 में इन दी जयपुर, थाने एक्सप्लोजन 2016 में हुआ, विशाखापट्टनम गैस लीक 2020 में हुई, और तिनसुकिया में जो नेचुरल गैस वेल है वहां पे जब फायर लगी तो वो 2020 में हुई. तो हम देख रहे हैं कि जो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमने कर ली, बट उसके साथ साथ जो रिस्क है हमारे केमिकल यूनिट्स और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन्स का, उसके साथ हम कैसे डील करेंगे. तो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उसकी यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरत है. इसके अलावा आईआईटी कानपुर का जो डिपार्टमेंट है ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, उन्होंने ये बेसिकली रिपोर्ट दी है जिसमें ये पाया गया है कि क्या क्या रीजंस हैं हमारे कि इतने ज्यादा केमिकल एक्सीडेंट्स या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. तो उसमें उन्होंने 3 से 4 रीजन दिए कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि कैसे एक्ट करना है, अगर वो एक्सीडेंट जो है वो हो चुका है तो उसके बाद कैसे एक्ट करना है. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, जो वर्कर सेफ्टी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पुअर है. कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस केमिकल्स का नहीं है जो इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है, एंड क्या रिस्क उनके साथ एसोसिएटेड है. बहुत सारी गैसेस ऐसी होती है कि उनके साथ उनका अगर लीक हो रहा है एंड अगर आप बहुत तेजी से वॉक भी करेंगे उस एरिया में, तो वो इतना फ्लेमेबल होता है कि वो पूरा फायर कैच कर लेगा सिर्फ वॉक करने से. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल से आप डील कर रहे हो एंड कैसे वो और भी ज्यादा वर्स हो सकता है, तो कैसे आप मेजर्स ले पाएंगे उस टाइम पे, उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि कैसे एक्ट करना है. तो यहाँ पे एनडीए में जो है उनकी वेबसाइट के द्वारा हमें पता चलता है
कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो रेगुलेटरी डेफिसिट है अभी। जैसा कि हम देखते हैं कि 1000 से भी मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट्स जो हैं और 1000 ऑफ रजिस्टर्ड हजार्डस फैक्ट्रीज, ये इंक्लूडेड ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो जैसे ही हमारे पास पूरा मैनुअल होना चाहिए कि कैसे हमें एक्ट करना है, वर्कर सेफ्टी ILO उसके स्टैंडर्ड्स पे हमें चलना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमने कल बात की थी कि प्रोटेक्टिव गियर अवेलेबल होना चाहिए फॉर दी वर्कर्स एंड ओवरऑल अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके अलावा गुजरात की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो गुजरात है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वहीं पे ही लोकेटेड है। अगर सिर्फ केमिकल यूनिट्स की बात करते हैं तो 11,000 तक केमिकल यूनिट्स वहां पे गुजरात में सेटअप है। तो वो कंप्राइज करते हैं पूरे इंडिया का मोर देन 70% जो भी मेजर केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है। तो गुजरात मॉडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुजरात कैसे डील कर रहा है, कैसे उसकी सेफ्टी को मेक श्योर कर रहा है। तो गुजरात में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है जिसमें फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें रिलायंस एक मेजर रोल प्ले करता है गुजरात के अंदर। इसके अलावा बैंगलोर एंड मैसूर कर्नाटका के अंदर, दैट इज ऑल्सो फेमस फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज, वहां पे भी है। देन इन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द अंटार्कटिक ट्रीटी। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी जहाँ पे बात की गई थी कि कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सके अंटार्कटिका को। एंड यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया था कि जो नंबर ऑफ टूरिज्म है अंटार्कटिका के पास वो बढ़ रहा है, तो कैसे उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स का राइज होएगा, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट और डिजास्टर होते हैं यूनिक बायोडाइवर्सिटी के साथ उनके इंस्टेंसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा ओवरऑल बेसिकली डिस्ट्रक्शन जो है वो उधर के यूनिक इकोलॉजी का वो होना और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी सिग्नेटरीज हैं, जिसमें कि 56 कंट्रीज हैं अभी अंटार्कटिक ट्रीटी में, इंडिया ने ज्वाइन किया था 1983 के अंदर, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीसफुल एक्टिविटीज कंडक्ट की जाए, मिलिट्री एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, वेपन टेस्टिंग प्रोहिबिटेड है। उसके अलावा न्यूक्लियर डिस्पोजल, न्यूक्लियर एक्सपोजर या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है वो फॉरबिडन है इस ट्रीटी के अंदर अंटार्कटिका के पास। तो इंडिया का भी वहां पे रिसर्च स्टेशन है। पहला था दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री और भारती जो कि 2012 में आया। इसके अलावा मैत्री 2 खोलने की भी हम बात कर रहे हैं बाय 2029 वहां पे। एंड इंडिया के अंदर 2022 में अंटार्कटिक एक्ट भी आया अपने कमिटमेंट्स को रीअफर्म करने के लिए, जो ट्रीटी के प्रिंसिपल्स मैंने बताया अभी। तो अंटार्कटिक ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आगे जाने के लिए रेगुलेटेड टूरिज्म, उसके अलावा उसको मॉनिटर करना, जो टूरिज्म हो भी रहा है उसको भी मॉनिटर करना, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देना लोगों को। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी जो है हमारे वहाँ के इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की, उसको कैसे हम आगे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसके बारे में आगे बातचीत करना। तो अंटार्कटिक ट्रीटी यहाँ पे इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। Then next is what Norway, Ireland, Spain's recognition for Palestine as a state means। तो क्या मतलब है इसका? तो उन्होंने अभी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया दी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। UNSC कैसे, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सबसे पहले कि एडमिशन जो होता है UN में एज अ मेंबर स्टेट वो कैसे होता है। तो वो होता है पहले तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए होता है हमें UNGA में। इसके अलावा UNGA में आता कैसे है वो टॉपिक, तो वो रिकमेंडेशन ऑफ UNSC पे आता है। जब UNSC रिकमेंड करेगा तभी वो UNGA में आएगा और वहां पे वोटिंग होगी। वहां पे भी 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए होता है। 5 परमानेंट मेंबर्स है हमारे, US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये वीटो पावर यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू डिसाइड होता है कि वो चीज आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी।
तो पैलेस्टीन का जो स्टेटस है वो परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, मेंबर स्टेट का स्टेटस नहीं दिया गया है यहाँ पे। और जो मैंने क्राइटेरिया की बात की है, मेंबर स्टेट के लिए क्राइटेरिया है कि 2/3 मेजोरिटी वोट इन यूएनजीए, इसके अलावा रिकमेंडेशन बाय यूएनएससी। तो परमानेंट ऑब्जर्वर में अगर बात करते हैं यूएन के अंदर, तो हॉली सी ऑलरेडी उसका पार्ट है, एंड इसके बाद पैलेस्टीन इसका पार्ट बन जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन जैसी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने तो इस आइडिया को टोटली बैक किया ही है कि वो इसराइल के साइड है। बट पैलेस्टीन के स्टेटहुड की अगर बात करते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा नेगोशिएशन नहीं था। तो इंडिया और पैलेस्टीन का भी जो रिलेशन है वो बहुत पहले से आता है, जिसमें इंडिया पहला नॉन अरब स्टेट ऐसा बना था जो कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया था, और पहला ऐसा स्टेट बना था 1988 में जिसने पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया था। तो अगर आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की बात करते हैं, जैसे कि बाकी ईयू कंट्रीज हैं और नॉर्वे हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे जो करंट पैलेस्टीनियन स्टेट है। बट उनका जो सपोर्ट है बेसिकली वो ग्लोबल इमेज जो हमारे पैलेस्टीन की है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। जो प्रेशर है इसराइल के ऊपर कि पीस टॉक्स को वो स्टार्ट करे विद पैलेस्टीन, वो भी इससे बढ़ेगा। इसके अलावा एक हम बोल सकते हैं कि पैलेस्टीनियंस के लिए ये एक अकम्पलिशमेंट है कि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी जिसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है वो शायद एक क्लियर पिक्चर उनको दिखने लगेगी धीरे धीरे। ICJ that has ordered Israel to halt the Rafah offensive। तो राफा क्रॉसिंग कहाँ पे लोकेटेड है? जो इसराइल में साउदर्न वाला पार्ट है वहां पे राफा क्रॉसिंग लोकेटेड है। इसके अलावा यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि ब्रीच किया था इसराइल ने, जो गाजा के ऊपर ऑफेंसिव बेसिकली एक्टिविटीज चल रही हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका सॉरी आईसीजे के पास लेके आया इस इशू को। तो इसके ऊपर बात हुई। आईसीजे की बात करते हैं क्या है, तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशंस का। इसके अलावा जो हियरिंग इसमें होती है हमेशा पब्लिक होती हैं, और कुछ कुछ इश्यूज भी इसमें रहते हैं। सबसे पहला तो कि जो ये जजमेंट देते हैं वो एडवाइजरी ओपिनियन होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता, जिसकी वजह से वो बेसिकली इम्प्लीमेंट हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एडेयर हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन उठता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली आईसीजे जो है वो किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने की बात करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल कस्टम कन्वेंशन वो सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो 15 जजेस बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आके आईसीजे की बॉडी को बनाते हैं। इसके अलावा मेजोरिटी जिनमें से जो इलेक्शन है वो यूएनजीए और यूएनएससी के टर्म्स पे, वहां पे मेजोरिटी वोट्स पे होता है। जो जजेस हैं 1/3 ऑफ होम दैट आर इलेक्टेड, जो इसको हर 3 साल में इलेक्ट किया जाता है री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं 1/3 ऑफ द जजेस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई आईसीजे के बारे में। एंड यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने यही आर्ग्यू किया था कि जो इसराइल है, जो ऑफेंसिव ब्रीच हुआ है गाजा के थ्रू, जो इसराइल ने किया है, जिसमें उसने 1948 यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन को बेसिकली ब्रीच किया, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको इनेबल किया जा सके, ताकि जो गाजा में क्राइसिस अभी चल रहा है उसको हम थोड़ा ईज आउट कर पाए। और आईसीजे ने डिस्क्राइब किया कि डिजास्ट्रस है ये ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो कि अभी इसराइल गाजा वाले एरिया में हमें देखने को मिल रही है। ऑब्सीन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट कन्वेंशन, ये बोला गया।
Then next we are talking about surrogate advertisement. तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट ओरल टोबैको के लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या वो लीगल है, क्या वो एथिकल है। तो सबसे पहले बात करें तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बेसिकली ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, किसी सर्विस को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, जो कि वैसे तो प्रोहिबिटेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड है हमारी सोसाइटी के अंदर बाय द गवर्नमेंट, बट उसको आप इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो। जैसे बहुत सारे हम एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हम टोबैको को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। सो दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर दी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। जैसे कोई कंपनी है जो कि अल्कोहलिक बेवरेज उसको बेचने के लिए एडवर्टाइज कर रही है, बट उसके ब्रांड, उसका जो ब्रांड का नाम है वो किसी मिनरल वाटर या फिर सेम लोगो सेम ब्रांड नेम पे एलोकेटेड है, तो वो बेसिकली अल्कोहल को मेंशन नहीं कर रही है खुद से, बट वो प्रमोट कर रही है उसको इनडायरेक्टली, तो वो भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे एथिकल कंसर्न आते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कि बेसिकली जो लीगल रिस्ट्रिक्शन है एडवर्टाइजिंग को लेके उसको बाईपास कर रही है, डिसेप्टिव नेचर है, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस है, तो इसको इसके साथ हम कैसे डील कर पाएंगे आगे जाके। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ को भी अंडरमाइन करता है, क्योंकि ऐसे हार्मफुल टोबैको जैसे सब्सटेंसेस को आप इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करता है, मिसलीडिंग होता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है, इनके द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी जाती हैं बाय दी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन्हीं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को लेके, जो कि 2022 में आई, जहाँ पे प्रिवेंशन की बात होती है कि कैसे इन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो है इनसे हम प्रिवेंशन कर पाएंगे। गाइडलाइंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स भी दिए गए, जैसे नॉन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि किसको डीम किया जाएगा कि ये मिसलीडिंग नहीं है, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है अपने गुड्स का, साइंटिफिक वैलिडिटी है। प्रोहिबिशन करने की बात होती है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को। इसके अलावा चिल्ड्रन से टारगेटेड बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो होती है, जो कि इनकरेज करती है उनके बिहेवियर को कि हाँ हमें भी ये एक्सपीरियंस करना है या हमें भी ये चीज चाहिए, खानी है हमें भी। तो नेगेटिव बॉडी इमेज क्रिएट होती है काफी सारी एड्स में हम देखते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखाए जाते हैं जिसको क्लेम किया जाता है कि ट्रेडिशनल फूड जो ऑलरेडी बच्चा कंज्यूम कर रहा है उससे बेटर है ये। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसमें पतंजलि का केस भी रिसेंटली देखा गया है, जिसमें प्रोहिबिटेड है ऐसा ड्रग या रेमेडी का एडवर्टाइजमेंट जिसको आप क्लेम कर रहे हो कि मैजिकल क्योर कर देगा किसी भी डिजीज का। ऐसे ड्रग को प्रमोट करना प्रोहिबिटेड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कंज्यूमर के हित के बारे में बात करता है, जहाँ पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं किसी कंपनी के अगेंस्ट, एंड बेसिकली जो आपको डैमेज हुआ है अनफेयर एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से वो आप क्लेम कर सकते हो। देन टीवी पे अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई है, ब्रॉडकास्ट की गई है, तो केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट, जो कि ऐसे एड्स को एयर करने के लिए, मिसलीडिंग जैसी एड्स होती है एयर करने के लिए ही प्रोहिबिट करता है। देन ऑल्सो प्रेस काउंसिल एक्ट, उसका भी यहाँ पे रोल आ जाता है, जो बेसिकली न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती हैं एडवर्टाइजमेंट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से जो पब्लिश की जाती हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया जो बूमिंग है अभी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि वहां पे एड्स देना सबसे ज्यादा इजी हो जाता है, एंड उसको रेगुलेट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो गैम्बलिंग एप्स भी हैं जैसे, वो भी हम बोल सकते हैं कि हार्मफुल हो जाते हैं। वेप की अगर बात करें, ई सिगरेट इंडिया के अंदर बैंड है टोबैको के अंदर। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2017 में जो आया, उन्होंने रिवील किया कि 29% ऑफ द पीपल हैं, 29% ऑफ द पीपल जो हैं ओवर 15 years ऑफ एज इन इंडिया, दे आर कंज्यूमिंग टोबैको। तो ओरल टोबैको के जो कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, स्मोक टबैको के कंज्यूमर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ट्वाइस हो गए हैं बेसिकली नंबर। तो हम देख सकते हैं कि अवेयरनेस की जरूरत कितनी ज्यादा है। हर पैकेट पे लिखा होता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एंड इट कैन कॉज कैंसर, बट तब भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि
उस चीज के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना एंड अवेयरनेस फैलाना ग्राउंड लेवल से ही, स्कूल लेवल से ही बच्चों को बताना कि क्या इसके बेसिकली डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 15 ईयर्स की एज से ही बच्चे जो हैं वो टोबैको कंज्यूम करना शुरू कर दे रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे फेमस एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो मसाला का एंडोर्समेंट होता है, जो कि मसाले का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा है, बेसिकली टोबैको का एंडोर्समेंट कर रहा है उसके थ्रू। तो 50% ऑफ द यूजर्स हैं टोबैको के, दे डाई विद द टोबैको रिलेटेड इलनेस ओनली, जिसमें कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि 42% ऑफ द मेल में देखा जाता है कैंसर, टोबैको रिलेटेड कैंसर, एंड 18% देखा जाता है हमारे फीमेल कैंसर डेथ्स में। तो मेल्स में काफी ज्यादा है ये 42%, एंड इन फीमेल्स इट इज 18%। सो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे आइडल हमारे पास हैं इस प्रेजेंट जनरेशन में, तो प्रॉपर आइडल्स होने का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, स्ट्रॉन्ग आइडल जो कि आगे आने वाली जनरेशन को बेसिकली और भी ज्यादा उनके ओपिनियन को स्ट्रेंथन कर पाए कि हाँ ये चीजें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एएसआई, जिन्होंने पेविलियन रिस्टोर किया है हम्पी के विरूपक्षा टेम्पल पे। तो विरूपक्षा टेम्पल की अगर बात करते हैं, तो शिव जी का टेम्पल है हम्पी के अंदर, सेंट्रल कर्नाटका के अंदर हम्पी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और विरूपक्षा का मीनिंग क्या होता है? विरूपक्षा का मीनिंग होता है आईज विदाउट अ फॉर्म, जो कि यूनिक 3 आईज, त्रिनेत्रा, जो शिव जी के साथ हम एसोसिएट करते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये टेम्पल है, जहाँ पे विरूपक्षा टेम्पल को हम्पी के अंदर बेसिकली उसमें पेविलियन है, उसको रिस्टोर किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम्पी की बात करें तो विजयनगर एम्पायर, तुंगभद्रा रिवर, जो कि बेसिकली एक ओवल शेप में आइलेट फॉर्म करती है अराउंड इसके, विजयनगर एम्पायर का बेसिकली कैपिटल सिटी के रेमिनेंट्स हम्पी में हमें देखे गए। तुंगभद्रा बेसिन बिल्लेरी डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है, एंड ऑल्सो यूनेस्को साइट। अगर एएसआई की बात करें यहाँ पे, एएसआई स्टैंड्स फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि बोल सकते हैं हम 1861 में स्टैब्लिश हुई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। एंड क्या काम करती है? जो हमारा कल्चरल और हेरिटेज साइट्स हैं, बेसिकली उनको प्रमोट करने के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए एक्टिवली वर्क करती है। एंड इसके जो फाउंडर थे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। रिसर्च और पब्लिकेशन भी करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है जो भी आर्टिफैक्ट्स हमको मिले हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला हेरिटेज साइट्स जो हैं उनका मैनेजमेंट करती है। तो इसमें भी कुछ कुछ इश्यूज अभी देखे जाते हैं कि कुछ कुछ हमारी हेरिटेज साइट्स होती हैं जो कि डिसअपियर हो जाती हैं विद इन ईयर्स। तो हम देखते हैं वहां पे कि रेगुलर सर्वेइंग होनी चाहिए इन हेरिटेज साइट्स की भी। इसके अलावा स्टाफ की कमी देखी जाती है एएसआई बॉडी के अंदर, तो उस चीज को इनकरेज करना चाहिए। एंड एक्टिवली जो बेसिकली हम बोल सकते हैं इंटरवल बेसिस पे जो ऐसी वल्नरेबल साइट्स हैं ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, वहां पे हम बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे इंटरवल्स पे रेगुलेशन होनी चाहिए एंड विजिट्स होनी चाहिए। साइक्लोन रेमल, जो बेसिकली जो हमारे बंगाल वाला एरिया है उसको हिट करेगा। तो साइक्लोन के बारे में अगर बात करें, साइक्लोन फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्म होने के लिए हम बोल सकते हैं कि 27 डिग्री से ज्यादा, 27 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। विंड शेयर जो चल रहा है, वर्टिकल विंड शेयर जो है या हॉरिजॉन्टल विंड शेयर जो है, वो उसका कम होना बहुत जरूरी है।
अगर विंड होगा तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ना डिसिपेट हो जाएगा। इसके अलावा लो प्रेशर जो कि आई वाले एरिया में फॉर्म होता है, सेंटर में फॉर्म होता है। एंड जो विंड्स हैं वो अंदर की तरफ इनवर्ड, जो सेंटर है अंदर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो स्पाइरल होती हैं। तो हैवी रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, बेसिकली ह्यूमिडिटी का भी होना जरूरी होता है अगर साइक्लोन की कंडीशंस वहां पे बन रही हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड का यहाँ पे रोल आ जाता है, एनडीएमए का रोल आ जाता है साइक्लोन से लेके जो गाइडलाइंस वो देते हैं। इसके अलावा नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेसिकली लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और जितना लॉस एंड डैमेज हमें हो रहा है उस डिग्री को भी रिड्यूस करने में काम करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें मौसम ऐप हो जाता है जो कि हमें इन एडवांस बताता है, अब अलर्ट्स देता है रिगार्डिंग दी अपकमिंग डिजास्टर या अपकमिंग साइक्लोन। तो साइक्लोन रेमल। हम्म। तो यहाँ पे बात हो रही है रिलीजन एज अ सोल फैक्टर। वाई हाई कोर्ट squashed the OBC quota for the Muslims। हम्म। तो यहाँ पे बात हो रही है। हम्म। एक सेकंड दीजिए मुझे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलीजियस एज अ सोल फैक्टर, व्हाई हाई कोर्ट स्क्वैश द ओबीसी कोटा फॉर मुस्लिम्स। तो ओबीसी कोटा के अंदर आते हैं मुस्लिम्स, एसटी एससी के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर देखा जा रहा है कि जो 42% ऑफ द बेनिफिशियरी क्लास है उसमें 51% जो मुस्लिम क्लास है देवर आइडेंटिफाइड। तो कितने ज्यादा मुस्लिम ही यहाँ पे हो गए हैं उसके अंदर। इसके अलावा 42 क्लासेस ऑफ विच 41 वर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी ओबीसी के अंदर जिनको रिजर्वेशन मिली गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जो कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो यही यहाँ पे चैलेंज था कि सिर्फ रिलीजन जो फैक्टर है रिजर्वेशन के लिए, सिर्फ रिलीजन के ऊपर ही आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे आ जाती है इंदिरा स्वानी केस, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ओबीसी है इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड इट कैन नॉट बी गिवन रिजर्वेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो कि इस जजमेंट में हमें बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सभी स्टेट्स हैं वो एस्टैब्लिश करेंगी एक बैकवर्ड क्लास कमीशन जो कि आइडेंटिफाई करेगी कि और रिकमेंड करेगी सिटीजन्स को कि किनका इंक्लूजन होना चाहिए और किनका एक्सक्लूजन होना चाहिए ओबीसी की लिस्ट के द्वारा, लिस्ट में से। हम्म। तो यही यहाँ पे मेजर मुद्दा है कि जो क्लासेस हैं बेसिकली ओबीसी के अंदर उनका डिक्लेरेशन प्योरली रिलीजन के बेसिस पे नहीं हो सकता। कैटेगराइजेशन जो होती है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल डेटा के बेसिस पे नहीं है, तो डेटा के बेसिस पे होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए जो कि कमीशन सर्वे कंडक्ट करेगा। तो आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि प्रोहिबिशन नहीं हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड सेक्स भी इंक्लूडेड होता है इन आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में बात करते हैं अगर हम 16 के सब क्लॉज 2 जिसकी यहाँ पे बात हो रही है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या रेजिडेंस भी इसमें इंक्लूडेड होता है, प्लेस ऑफ बर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेके तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इंदिरा स्वानी जजमेंट जो कि बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर बेसिकली हमको बताता है क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। मिसिंग लिंक्स इन आईमेक एज शोन बाय गाजा वॉर। तो आईमेक
तो आईएमएक की अगर बात करते हैं यहाँ पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो कैसे वो इम्पैक्ट हुआ है गाजा वॉर जो अभी चल रहा है उसके द्वारा, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईएमएक की अगर बात करते हैं तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो पीजीआईआई यहाँ पे दिया गया है उसी का ब्रॉडर पार्ट है, उसी का ही पार्ट है। और जो पीजीआईआई है दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो फोकस करती है बेसिकली जो डेवलपिंग रीजन है वर्ल्ड में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वो करे, तो उस ब्रॉड कैटेगरी का ही पार्ट है आईमेक। आईमेक के सिग्नेटरीज की अगर बात करते हैं तो इंडिया, यूएस, यूएई, देन सऊदी अरेबिया, आगे अगर जाते हैं यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। सो बेसिकली क्या काम करेगा, तीन रीजन्स को, तीन मेजर रीजन्स को ये एक साथ जोड़ेगा, दैट इज एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट। इसके अलावा हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होगी कि हम एम्प्लॉयमेंट तो दे ही पाएंगे, बट साथ में हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर पाए, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद कॉस्ट को कम कर पाए। और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि रीजनल इंटीग्रेशन जो है, जो पूरी अभी स्ट्रक्चर है एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच में, उसको हम रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे, रीशेप कर पाएंगे। इसमें भी दो कॉरिडोर है, एक ईस्टर्न कॉरिडोर साइड से जाता है जो कि इंडिया को पहले लिंक करता है अरेबियन गल्फ वाले रीजन से, फिर एक नॉर्दर्न साइड में भी कॉरिडोर है जो कि बेसिकली गल्फ रीजन को कनेक्ट कर रहा है हमारे यूरोप के अंदर। इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसके इंटीग्रेशन के लिए, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट, जिसमें से अगर सबसे ज्यादा कैपेसिटी की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो आ जाएगा। देन ऐसे ही मिडिल ईस्ट में देखा जाता है जेलेब पोर्ट, दमन, जो सऊदी अरेबिया के अंदर लोकेटेड है, जिलेब अली जो दुबई यूएई के अंदर लोकेटेड है, अबू धाबी इन यूएई, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसराइल के अंदर एक ही पोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाफिया पोर्ट, हाइफा पोर्ट। सो रेलवे, शिप टू रेल और रोड, तीनों तरीके से हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन पाइपलाइंस भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हाई स्पीड डेटा केबल्स वो भी ले डाउन किए जा रहे हैं। बट जैसा कि दिखाया जा रहा है जो गाजा वॉर अभी है, गाजा वॉर जो अभी हो रहा है वो इस 4800 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन संकल्प है उसके अंदर बोला गया था कि सेफ पैसेज दिया जाएगा इंडियन शिप्स को वाया द पर्शियन गल्फ। तो यहाँ पे आर्म सिक्योरिटी टीम्स जो हैं वो एक्टिवली काम कर रही हैं। बट गाजा वॉर जो इसराइल में आ रहा है जिससे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इसमें एलत और हाइफा, दोनों ने बेसिकली बोल सकते हैं हम बहुत सारे लॉसेस सफर किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आईमेक के लिए। तो इसराइल के काउंटर पार्ट पे एंड रीजनली जो पूरा रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड अभी चल रहा है, वहां पे आप कैसे आईएमएक कॉरिडोर को आगे बढ़ा पाओगे। तो पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है, स्टेट ऑफ हरमूज वाला रीजन है जहाँ पे यूएई के सारे पोर्ट्स लोकेटेड हैं, वहां पे भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है पर्शियन गल्फ के अंदर वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेबलाइज होना, अगर हम आईएमएक को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आईएमएक जो है फ्यूचरिस्टिक है, पाथ ब्रेकिंग है, बट next we are talking about how Supreme Court declines to issue the order on booth-wise voter data. So यहाँ पे वही इशू रेज हो रहा है फॉर्म 17C का, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। दो टाइप के फॉर्म जो है वो ईसीआई मेंटेन करता है, एक होता है फॉर्म 17A एंड देन एक होता है फॉर्म 17C। जैसे कि आपने अभी वोट भी डाला होगा तो एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, आपका नेम होता है, आपकी पिक्चर होती है, एंड एक फॉर्म होता है उसमें पता चलता है कि आपने वोट किया कि नहीं, जहाँ पे आप साइन करते हो। तो जो जहाँ पे पता चलता है कि आपने वोट डाला कि नहीं डाला वो इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म नंबर 17C के अंदर। एंड उसके डेटा में यहाँ पे डिले देखा गया 11 डेज का, उस डेटा को पब्लिश नहीं किया गया, एंड जो डेटा पब्लिश भी किया गया उसमें भी 11 डेज का डिले देखा गया, एंड उसमें भी आपने सिर्फ परसेंटेज में जो डेटा है कि इतने परसेंटेज ऑफ वोटर्स आए उन्होंने वोट किया,
वो ECI ने दिया, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। तो पिटिशन बेसिकली एप्लीकेशन दिया है NGO ने, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कि जो वोटर का टर्नआउट डेटा है उसको क्यों नहीं पब्लिश किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी शोकेस करता है ये, एंड क्वेश्चंस रेज करता है लेजिटिमेसी के ऊपर। तो 96 करोड़ वोटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो फॉर्म 17C ये NGO एंड फॉर्म 17A। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कल हमने बात की थी, अगर हम रिकॉल कर पाए, पोलिंग एजेंट्स के बारे में। तो पोलिंग एजेंट्स के बारे में हमने देखा था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6000 जितने पोलिंग एजेंट चाहिए होते हैं। वहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, छोटी पार्टी है, वो कैसे बेसिकली फाइनेंशियली बर्डन उठा पाएगी 6000 पोलिंग एजेंट्स का, तो वो फिजिबल ही नहीं है इकोनॉमिकली। तो कैसे आप ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं। Next we have what are AI agents and how are they different from LLMs। तो AI agents की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे न्यूली लॉन्च 4 GPT चैट GPT 4o, जो कि ओपन AI ने बेसिकली लॉन्च किया है अपने प्रोजेक्ट अस्त्र के द्वारा, जिसमें नया फीचर आया ऑडियो का, जिसके ऊपर हमने कल IPR इश्यूज, पर्सनालिटी राइट्स की बात की थी। तो AI एजेंट्स की बात करते हैं, तो सोफिस्टिकेटेड AI सिस्टम ऐसा होता है जो रियल टाइम में बेसिकली आपसे इंटरेक्ट करता है, जिसमें 3 मोड होते हैं, वॉइस, टेक्स्ट और इमेज भी। तो एजेंट जो है, जैसा कि एजेंट में है, तो बेसिकली कम्युनिकेट करता है आपके साथ। आप टेक्स्ट करोगे, आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, वो उसको रीड करेगा, आपको वापस से रिस्पॉन्ड करेगा। LLM से कैसे डिफरेंट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये जो है ये सिर्फ ह्यूमन लाइक जो टेक्स्ट है उसको जनरेट करते हैं, जैसा कि चैट GPT 3 चैट GPT 4 में हम देख सकते हैं। बट AI एजेंट जो है वो आपसे कम्युनिकेट करता है, आपके क्वेश्चन का आंसर देता है एंड अपना भी रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको देता है। तो AI एजेंट डिफरेंट हो जाता है, रियल टाइम कन्वर्सेशन बेसिकली प्रोवाइड करता है AI एजेंट। बट LLM में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपको, आप सर्च करते हो और आपको उस चीज का रिजल्ट दे देता है, आपके साथ वो कम्युनिकेट नहीं करता। AI एजेंट को लेके कंसर्न जो बढ़ रहे हैं वो आ रहे हैं प्राइवेसी का लेके और सिक्योरिटी को लेके। AI एजेंट जो है पर्सनल डेटा में भी बेसिकली ज्यादा एक्सेस ले पाएगा, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ज्यादा ले पाएगा उस पर्सन, रेगुलेटेड पर्सन के बारे में। सो इसलिए ये मेजर डिफरेंस हो जाता है AI एजेंट के अंदर और LLM के अंदर। तो AI एजेंट रियल टाइम कन्वर्सेशन प्रोवाइड करता है तीनों मीडियम से, वॉइस, टेक्स्ट एंड इमेज। एंड LLM जो है वो सिर्फ एक ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता है, जो भी क्वेश्चन इनपुट डेटा आप डाल रहे हो। लास्ट हियर वी हैव व्हाट जॉब्स डेटा शोज अस। तो जॉबलेसनेस की यहाँ पे बात हो रही है कि रिलीजियस कम्युनिटीज और कास्ट ग्रुप्स में कैसे उस जो जॉबलेसनेस है उसने इम्पैक्ट किया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है OBCs और SCs के लिए, जो कि शार्पली रिड्यूस हुई है। जॉबलेसनेस जिसने सारे ही रिलीजियस कम्युनिटीज और कास्ट ग्रुप्स को बेसिकली हर्ट किया है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे कुछ की टर्म्स दिए गए हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। सबसे पहला है वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन एजेस जो है 15 ईयर्स से लेके ऊपर, उससे तो 15 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है हमारी, हम बोल सकते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है। इसके बाद आता है LFPR, दैट स्टैंड्स फॉर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो किसका पार्टिसिपेशन रेट, पूरी जनता के अंदर से पार्टिसिपेशन रेट नहीं, सिर्फ जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके अंदर कितना पार्टिसिपेशन रेट है मेल और फीमेल का, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। एंड एल LFPR जो है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है जॉब्स को लेके। देन वैसे ही जैसे फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है एम्प्लॉयड लोगों के अंदर से कैलकुलेट करते हैं हम, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उन्हीं जो लेबर फोर्स है हमारी उसके अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे लेबर फोर्स का पार्ट है बट एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कंट्रीब्यूट होता है। तो इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। कब हो सकता है ऐसा,
दो ही चांसेस में हो सकता है, या तो जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और उन्होंने जॉब्स के लिए ढूंढना ही बंद कर दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जॉब्स ही नहीं है हमारे पास उतनी कि वो केटर कर पाए नीड्स को। तो दो सिनेरियो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो बेसिकली इकोनॉमी की हेल्थ कैसी चल रही है एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड लोग कितने हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जैसा हमने बात किया 15 और उससे ऊपर, उस वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट। हमारा सिंगल नंबर है दैट कैप्चर्स द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसके अंदर ज्यादा लोगों को हमारे जॉब्स मिल रही है। अगर कम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रहा है। तो LFPR ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अगर यहाँ पे देखें तो जो हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हुआ है हिंदूज के अमंगस्ट बाय 6%। इंटरमीडिएट कास्ट जैसे मराठास, जाट्स, गुज्जर और बाकी सब जो कि ओबीसी में इंक्लूड होना चाहते हैं बेनिफिट के लिए फॉर रिजर्वेशन, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ा है हमारा 2016 से अगर कंपेयर करें, जिसमें वर्स्टली अफेक्टेड बाय रिलीजन की अगर बात करें तो सिख्स हैं। तो जो सिख हैं वो सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं। हम्म। अगर UER की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय कास्ट, तो ये हमारा डिक्रीज हुआ है। सो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स में डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी होती हैं, जिसकी वजह से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड डिफरेंट डेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि OBC और SC को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है जॉबलेसनेस। एंड कम्युनिटी बेसिस पे देखें तो सिख जो है वो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि बेसिकली बढ़ा है हमारा, उससे एडवर्सली इम्पैक्ट हुए हैं। तो OBC और SC अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। So that is all for today. Today we talked about various important issues regarding what is VRR, that is variable repo rate. Then we also talked about the industrial and chemical disasters, जिसमें important हमें IIT कानपुर से रिपोर्ट मिली, जिसमें हमने 3 चीज आइडेंटिफाई की कि पुअर इन्वेस्टमेंट है वर्कर सेफ्टी के अंदर एंड कैसे एक्ट करना चाहिए, उसमें अवेयरनेस काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा इंटरवल रेगुलर बेसिस पे जो मॉनिटरिंग है बाय द अथॉरिटीज, उसमें भी डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो रेगुलेटरी डेफिशिएंसी है हमारे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। अंटार्कटिक ट्रीटी इंडिया पार्ट है उसका, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन का रिकॉग्निशन फॉर द पैलेस्टीनियन स्टेट, इसमें ये मेंबर स्टेट नहीं बन रहा है, परमानेंट ऑब्जर्वर बन रहा है। क्या क्राइटेरिया होता है UN में एडमिशन के लिए, जो मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट की तरह अगर एडमिशन आपको चाहिए फॉर इन दी UN, तो उसके लिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी वोट्स आपको चाहिए होंगे इन दी UNGA। उसके अलावा रिकमेंडेशन किया जाना चाहिए बाय दी UNSC। ICJ उसका रोल, राफा क्रॉसिंग साउदर्न साइड पे लोकेटेड है इन इसराइल। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एथिकली क्या क्वेश्चंस उठते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल सेंट्रल कर्नाटका हम्पी के अंदर लोकेटेड है, शिवजी से रिलेटेड टेम्पल है। त्रिवेणी 3 आइज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। साइक्लोन रीमा, क्या कंडीशन चाहिए होती है साइक्लोन्स के लिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, विंड शेयर जो है वो कम होना चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है स्पाइरली, एंड जो सेंटर होता है, जो आई होता है साइक्लोन का, वहां पे प्रेशर लो होता है, इसलिए इनवर्ड साइड में बेसिकली वो बढ़ती है विंड्स हमारी। रिलीजन जो है वो सोल बेसिस नहीं हो सकता रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। वेस्ट बंगाल का केस यहाँ पे हमने देखा। IMEC कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है एंड देन कैसे वो इम्पैक्ट हो रहा है वाया दी अनसस्टेनेबल अनस्टेबल कंडीशंस इन द पर्शियन गल्फ, इन द इजराइल एंड गाजा रीजन। इसके अलावा फॉर्म 17C, फॉर्म 17A दैट इज मेंटेन बाय ECI, पब्लिकेशन ऑफ डेटा एंड lack of transparency issues that are arising. Then what is the basic difference between AI agent and LLMs? And joblessness, that is how it has hurt the religious communities and the caste groups, जिसमें OBC and SCs
the employment rate has decreased sharply in these two communities. So that is all for today. Thank you so much for joining Ansarkari. It was a very fruitful and learning session. So thank you so much and keep learning.